बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला लेक्चर है प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने का, प्रोग्रामिंग इन C++ या फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले ज़ाहिर बात है प्रोग्रामिंग हमने कहाँ पे करनी है, कंप्यूटर में करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी हो कि कंप्यूटर क्या है। Computer is a machine that perform tasks such as calculation or electronic communication under the control of a set of instructions called a program. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो क्या परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशंस या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है कि आप जो ईमेल करते किसी को, व्हाट्सएप करते हैं या फेसबुक पे मैसेज करते, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। लेकिन ये जो सब कुछ करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम ही के थ्रू करते हैं। ये नहीं कि खुद मशीन आपने बना लिया हार्डवेयर तो वो खुद ब खुद चल पड़ा, नहीं। ये सब कुछ जो परफॉर्म कर रहा है ये किस चीज़ के थ्रू कर रहा है, प्रोग्राम के थ्रू। अब प्रोग्राम क्या है? A program is a set of instruction। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होते हैं that a computer follow to perform a task। जो कंप्यूटर ने इन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करना है, कंप्यूटर ने चलना है इन प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। ये तो सिंपल प्रोग्राम हो गया। सॉफ्टवेयर क्या है? अकॉर्डिंग टू IEEE एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। According to IEEE, software is the collection of computer programs, procedures, rules and associated documentation and data। के सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा प्रोग्राम आपस में मिले और साथ उसके जो ना डॉक्यूमेंटेशन भी हो और ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी हो, तो इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं? प्रोग्राम हो प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो सॉफ्टवेयर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप जब सॉफ्टवेयर, प्रॉपर सॉफ्टवेयर जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बनाया है, वो सिंपल प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम ने भी वही करना। अगर आप सॉफ्टवेयर उसको बनाते तो फिर आप उसके साथ आपने डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है। आपने डॉक्यूमेंटेशन में बताना है कि इस प्रोग्राम के स्पेसिफिकेशन क्या है, इस प्रोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बताने हैं कि इसने किस तरह एग्जीक्यूट होना है, इसको आपने ऑपरेट किस तरह करना है, उसके लिए भी आपने बनाना है। जो भी जिस तरह आप दूसरी मशीन बनते हैं, आप वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसके बाद एक किताबचा होता है, उसमें हर चीज़ लिखी होती है कि इसको किस तरह चलाना है, किस चीज़ से बनी हुई, किस चीज़ से बचाना है। तो ये सॉफ्टवेयर भी इस तरह है, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं और साथ उसके मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ इंक्लूड हो गए तो फिर क्या होता है? सॉफ्टवेयर। यानी अगर सिंपल प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो सोर्स कोड प्लस ऑब्जेक्ट कोड। सिंपल प्रोग्राम इन्वॉल्व है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। और सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। उसके बाद एल्गोरिथम। ये कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, इसको पढ़ना ज़रूरी है ताकि ये स्टार्ट में हो जाए। हो सकता है इनका बाद में यूज़ हो, फ़िलहाल ज़रूरी नहीं इतने, लेकिन हो सकता है कहीं पे इनका यूज़ हो तो फिर हमें पहले से पता हो। एल्गोरिथम क्या है? एक लॉगरिथम है। जो नए बच्चे होते हैं वो अक्सर जो मैथमेटिक्स में लॉगरिथम पढ़ते हैं उसके साथ कंफ्यूज होते हैं, वो अलग चीज़ है। ये एल्गोरिथम है। एन एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप मेथड है आप जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में आपको आता है तो आप सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं, उसको सॉल्व करने के स्टेप्स बनाते हैं अपने जहन में कि मैं क्या करूँ, फिर क्या करूँ। तो ये जो स्टेप्स है इसको एल्गोरिथम कहते हैं। कैलकुलेशन it is commonly used for data processing, calculation and other related computer and mathematical operations। For example, आपने कॉलेज जाना है कल, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जाना है, पहला दिन है, तो आप जो है ना रात में सोचते कि कल मैं उठूँगा,
नहाऊंगा, ब्रश करूंगा, कपड़े चेंज करूंगा, बाइक लूँगा, फिर यूनिवर्सिटी जाऊंगा। आपके जहन में ये बात होती है। तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये एल्गोरिथम, आपने एक एल्गोरिथम बनाया, स्टेप बाय स्टेप आपने उसके जो कल आपने कुछ परफॉर्म करना उससे आपने पहले ही सोच लिया, तो इस चीज़ का नाम एल्गोरिथम है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका बेसिकली सबसे पहले क्या बनते हैं, एल्गोरिथम बनते हैं। उसके बाद है फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। फ्लो चार्ट कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एल्गोरिथम की तरह, एल्गोरिथम दो स्टेप सिर्फ स्टेप बताने होते हैं कि किन किन स्टेप से गुजर के हमने इसको सॉल्व करना है। जो फ्लो चार्ट है वो है कि उस प्रोसेस को ग्राफिकल, उसका जो हल है, उसका जो सोल्यूशन है, उसको ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करना है। ईच स्टेप इन द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट सिंबल एंड कंटेन अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। तो उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं वो आपने डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करना है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी उनके साथ लिखना है। द फ्लो चार्ट सिंबल्स आर लिंक टुगेदर विद एरो। ये एरो के थ्रू आपस में लिंक होते हैं और वो एरो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, शोइंग द प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन, प्रोसेस की फ्लो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कब प्रोसेस किस सिमत जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल प्रॉब्लम है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी है, लैंप आप बना रहे हैं, तो वैसे तो आजकल घरों में लोग बनाते हैं, तो आप बजाय कि आप जो है एक आपको फॉर एग्ज़ाम्पल रिटर्न स्टेटमेंट की बजाय आप क्या करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आता है कि इसको आप ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि लैंप डजंट वर्क, कि लैंप काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इस डायमंड में आपने कोई प्रोसेस लिखना है, ठीक। वो तो सिंपल स्टेटमेंट है कि प्रोसेस नहीं है कि लैंप काम नहीं कर रहा। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं लैंप प्लग्ड इन, क्या लैंप प्लग्ड है, स्विच में लगा हुआ है। अगर नो, अगर जवाब क्या है नो, तो प्लग्ड इन, आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। अगर वो प्लग्ड है, जवाब यस आया, फिर जो ना दूसरा प्रोसेस है उसमें फिर क्वेश्चन है बल्ब बर्न आउट, क्या बल्ब तो नहीं जला हुआ, यस अगर है तो फिर उसका प्रोसीजर क्या है, रिप्लेस बल्ब। अगर वो नहीं जला है तो फिर रिपेयर लैंप। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है जो ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया मैंने, इसीलिए प्रोग्रामिंग कोई प्रॉब्लम नहीं लिया, सिंपल जो है ना जनरल रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम लिया ताकि आप लोगों को समझ आए। इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। अब इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे रिटर्न जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखते थे कि इफ़ लैम्प डजंट वर्क, फिर आप ये चेक करें, पूरा एक पैराग्राफ लिखते, ठीक है। तो उससे जो ना आपने एक ग्राफिकली उसमें रिप्रेजेंट किया, तो ग्राफिकली जो सिंबल्स होते हैं उनका समझना आसान होता है। इसमें यहाँ पे वो आपको ये जो एरोस कीज़ है वो आपको डायरेक्शन बता रखा है, यानी अगर वो प्लग्ड इन नहीं है तो प्लग करें, इससे मत जो आपका जो सोल्यूशन है जा रहा है, अगर वो प्लग्ड है तो फिर इस साइड पे आ रहा है। उसके बाद है सूडो कोड। इट्स सिंपली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इन द फॉर्म ऑफ एनोटेशन एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट रिटन इन प्लेन इंग्लिश। ये प्लेन इंग्लिश में प्रोग्राम कोड लिखने से पहले आप लिखे जाता है, लेकिन ये थोड़ा रिलेटेड होता है कंप्यूटर से। आपने जो कंप्यूटर में स्टेप परफॉर्म होने, जो एल्गोरिथम है वो किसी प्रॉब्लम के जनरल आपने स्टेप लिखने हैं, यानी वो रियल लाइफ में किस तरह परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे सूडो कोड में आपने थोड़ा सा कंप्यूटर की साइड पे भी जाना है, जो कंप्यूटर में आपने सॉल्व करना है उसी के मुताबिक सिंपल स्टेप्स लिखने हैं और वो स्टेप्स प्लेन इंग्लिश में लिखनी है। इट हैज़ नो सिंटैक्स लाइक एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके लिए कोई ख़ास सिंटैक्स नहीं है, आप किसी तरह भी लिख सकते हैं। एंड दस कैन नॉट बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, राइट सूडो कोड टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू एड टू नंबर्स टुगेदर एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट। कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है और उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है। इसके लिए आपने सूडो कोड, प्रोग्राम नहीं लिखना है, सूडो कोड लिखना है। तो सिंपल आपने स्टेप्स लिखने हैं। पहले स्टेप नंबर 1 स्टार्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। स्टेप 2 एंटर 2 नंबर्स, ए बी 2 नंबर एंटर करने हैं।
स्टेप 3, ऐड द नंबर्स टुगेदर, उन नंबर को आपस में ऐड करना है। प्रिंट सम, जो सम है उसको प्रिंट करना है, और एंड दी प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, तो ये सूडो कोड का मतलब ये है कि आपने जब इन स्टेप्स को लिखा, ठीक है, आप आगे जिस प्रोग्रामर को भी देते हैं, अगर आप किसी लैंग्वेज में ये चीज़ें लिखती हैं, लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज डिपेंडेंट हो, तो हो डिफरेंट लैंग्वेज के जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है। फिर कोई पाइथन डेवलपर है, कोई जावा डेवलपर है, कोई VB.NET डेवलपर है, तो उनको फिर क्या होंगे मुश्किलात। लेकिन अगर आप प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं तो हर बंदे को इसकी समझ आती, उसने अपनी लैंग्वेज के मुताबिक, अपनी लैंग्वेज के सिंटैक्स के मुताबिक इस चीज़ को कन्वर्ट करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? जो हम बोलते हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेज है, ये क्या है? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान ये क्या है? बेसिकली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आप लोगों के साथ बोलता हूँ, किस चीज़ के थ्रू बोल रहा हूँ? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज के थ्रू बोल रहा हूँ। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? सिंपल डिफिनीशन है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। इसी तरह यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान भी एक सोर्स होना चाहिए जिसके थ्रू ये एक दूसरे को आपस में समझ सके। वो क्या है? वो कंप्यूटर लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज एक चीज़ है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स, इंस्ट्रक्शन एंड अदर सिंटैक्स यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स, सेट है कमांड्स का, यानी उसमें स्पेसिफिक कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड अदर सिंटैक्स। सिंटैक्स बेसिकली कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में उसका जो तरीका होता है। ठीक है, देखिए आप सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश लें, उसमें कमांड्स भी हैं, इंस्ट्रक्शंस भी है, ठीक है, उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके बाद वर्ड्स है, फिर उसके बाद सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को बुलाना है तो हम किस तरह लिखते हैं? कम हेयर, कम हेयर। ठीक है, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ हेयर कम? ये गलत है, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो ये है कि आपने पहले वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उसमें भी एक सिंटैक्स होते हैं कि आपने इसी रूल्स के मुताबिक चीज़ों को लिखना है। इसको सिंटैक्स कहते हैं। किस चीज़ ये सिंटैक्स यूज़ होते हैं अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना हो। कंप्यूटर नेटिव या होस्ट लैंग्वेज कौन सी है? कंप्यूटर देखिए हर चीज़ हमारी, हम उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन हर बंदे का कोई नेटिव लैंग्वेज जिसको मादरी ज़बान कहते हैं, जो पैदाइशी ज़बान हो, उसमें जो वो एक्सपर्ट हो, उसको नेटिव ज़बान या नेटिव लैंग्वेज या होस्ट लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट ऑफ बाइनरी लैंग्वेज क्या है या मशीन लैंग्वेज क्या है? उसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। देखिए हम इंग्लिश अगर हम बोलते हैं तो A to Z 26 अल्फ़ाबेट है, लेकिन जो बाइनरी लैंग्वेज है उसके सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट है, 0 and 1, यानी जो कुछ बनेगा। ठीक, देखिए हम इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखते हैं तो सब कुछ क्या होता है? A to Z तक। तो अब अगर कुछ लिखना है सब यही होगा 0 and 1, क्योंकि इस लैंग्वेज में जो टोटल अल्फ़ाबेट है वो 0 and 1 है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने कोई कुछ लिखा तो इस फॉर्म में लिखना है, आई एम अ स्टूडेंट, यानी ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या लिखा? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। तो बाइनरी में इसी तरह आपने लिखना है। कंप्यूटर के लिए जो अंडरस्टैंडेबल है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप कौन से? देयर आर मेनली 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस विच with the help of which we can develop computer programs, and they are low level languages। 2 टाइप्स है मेनली, एक होते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास मशीन लैंग्वेज है एंड असेंबली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में इनके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में C++, जावा,
पाइथन, सी शार्प, ठीक, इसको सी शार्प बोलते हैं, VB.NET, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस है। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। ये असेंबली भी लो लेवल लैंग्वेज है, सॉरी, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल, या सिंपल मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? द मशीन लैंग्वेज इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड विच इज सेट ऑफ बाइनरी डिजिट 0 and 1। समटाइम इसको मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। दीज बाइनरी डिजिट्स आर अंडरस्टूड एंड रीड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटरप्रेट इट इजीली। जो इस लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है और इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट मतलब उसकी तशरीह कर सकते हैं, उस पर वो अमल कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड अ नेटिव लैंग्वेज एज इट कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। Assembly language, this is the second generation programming language. It is a development on the machine language where instead of using only numbers we use English words, names and symbol. It is the most basic computer language necessary for any processor। जो मशीन लैंग्वेज थी वो बहुत मुश्किल थी, ज़ाहिर बात है हर चीज़ इस सूरत में लिखना है तो ये हमारे लिए याद करना भी मुश्किल है, और अगर हम एक प्रोग्राम लिखे वो सब कुछ इसी तरह होगा, दोबारा उसमें चेंजेस करने भी बहुत मुश्किल है। तो फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जब आ गए उस वक्त सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने क्या बनाया? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज फिर जो है ना कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शन थे जिनको उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स के साथ उन्होंने रिप्लेस कर दिया। इंग्लिश वर्ड के साथ क्या किया? रिप्लेस किया। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं मूव DX एंड BX, ये दो रजिस्टर्स हैं जो प्रोसेसर के अंदर हैं। मूव्स यानी इसकी वैल्यू इसमें मूव हो, ये अगर हम बाइनरी लैंग्वेज में लिखे तो इस मूव का कोई कोड होगा, वो बाइनरी फॉर्म में होगा, हमें याद करना पड़ेगा। ये DX के लिए भी कोई कोड होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। और ये कॉमा के लिए भी कोई कोड होगा, और आगे जो BX है इसके लिए भी कोई कोड होगा। तो ये याद करना बड़ा मुश्किल था। असेंबली लैंग्वेज में इसको निमोनिक्स भी कहते हैं, यानी थोड़े से जो है ना अंडरस्टूडेबल, ह्यूमन अंडरस्टूडेबल उन्होंने कुछ सिंबल यूज़ किए। लेकिन असेंबली लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम था वो क्या है कि असेंबली लैंग्वेज में आपने सिंटैक्स भी याद करना है और साथ साथ हार्डवेयर इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए। आपको हार्डवेयर भी सीखना चाहिए, आपको हार्डवेयर की वर्किंग का भी पता हो। तो और हर मशीन की जो हर मतलब डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट मशीन आते हैं, डिफरेंट प्रोसेसर आते हैं, उनकी वर्किंग चेंज होती है, उनमें चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। तो फिर आपको हर डिफरेंट मशीन के लिए उसका असेंबली पहले सीखना पड़ता है कि उसका एक इंटरनली आर्किटेक्चर क्या है, वो किस तरह काम करते हैं। जिस तरह ये DX और BX प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे रजिस्टर हैं, यानी उनका भी आपको पता हो कि कौन से रजिस्टर में अब एडिशन के लिए डिफरेंट रजिस्टर यूज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफरेंट, मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए डिफरेंट ऑटोमेटिकली वो होते हैं, काउंटिंग के लिए डिफरेंट। तो ये बहुत मुश्किल था। थोड़ी सी आसानी तो होगी लेकिन साथ आप लोगों को हार्डवेयर के इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का भी पता होना चाहिए। तो और उसके बाद फिर क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस वाज डन व्हेन द प्रोग्रामर फेस द इशू इन राइटिंग प्रोग्राम एज द ओल्डर लैंग्वेज हैज़ पोर्टेबिलिटी इश्यूज विच मीन्स द कोड रिटन इन वन मशीन। अभी जो मैंने पहले बताया कि पोर्टेबिलिटी क्या मतलब है कि द कोड रिटन इन वन मशीन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर मशीन, दस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। फिर ये जो प्रॉब्लम थी कि आप जब एक मशीन के लिए कोड लिखते हैं, एक मशीन का ये मतलब नहीं कि आपके पास डेल का है, दूसरे के पास HP का है, क्योंकि जो भी आजकल ये डेल, HP, सोनी, ये सारे एक ही आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। इंटेल प्रोसेसर या AMD प्रोसेसर, इनका आर्किटेक्चर सेम होता है। हाँ, ये है कि पुराने जो प्रोसेसर थे, जो पेंटियम वाले थे या कोर
जो कोर थे उनका जो आर्किटेक्चर था वो डिफरेंट है, जो कोर वाले उनका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आपने पेंटियम के लिए कोई प्रोग्राम असेंबली में लिखा है तो उसको उसके लिए चेंज करना पड़ेगा दूसरे सिस्टम्स के लिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि हाई लेवल कोई ऐसी लैंग्वेज बनाए जिसमें हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व ना हो, वो सॉफ्टवेयर का काम हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो काम करें और हम सिर्फ क्या करें, कोड लिखें। द हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड द कोड कैन बी रिटन ईजली एज द program written are user friendly in a high level language. The other advantage of code written in high level language is the code is independent of a computer system, which means the code can be transferred to other machine. और हाई लेवल लैंग्वेज का फ़ायदा ये है कि वो कोड जब आप लिखते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं कि आपने किस मशीन के लिए लिखी, वो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि हर सिस्टम के लिए, हर आर्किटेक्चर के लिए उसने अपने तरीके से उसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेजेस तो ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेजेस है जिस तरह सी लैंग्वेज है जिसमें हम लिखते हैं इंट मैन, ठीक है, यानी ज़्यादातर ह्यूमन इंग्लिश की तरह है। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि कंप्यूटर को सिर्फ समझ आती है मशीन लैंग्वेज की, न असेंबली लैंग्वेज की समझ आती है और न हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ट्रांसलेटर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रेसिडेंट है रूस का और इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इन दो असल जो मुलाकात है वो इनका है, दरमियान में इस बंदे को क्यों बिठाया है, ये ट्रांसलेटर है, ये दोनों के दरमियान दोनों की जो ज़ुबान है वो समझता है, ये इससे बात करता है, ये फिर वो बात इधर फॉरवर्ड करता है, फिर वो बात करता है, वो ये इधर पहुंचाते हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी हमने क्या किया कि लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज बनाई जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हैं, लेकिन वो मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक इस बंदे की जगह पे क्या बनाया, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि हम जो कोड लिखें, ठीक है, अभी भी जो कोड लिखते वो बाद में असेंबली या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना है, लेकिन वो कन्वर्जन जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। यानी ये रूस का जो सदर है, ठीक है, वो डिफरेंट, ज़ाहिर बात है दुनिया में 200 के लगभग ममालिक है, तो हर मुल्क के साथ जो प्रेसिडेंट के साथ मिलेगा तो उसकी ज़ुबान तो नहीं सीख सकता। तो क्या करेगा, एक ट्रांसलेटर ढूंढेगा जो उन दोनों ज़ुबानों का उसको पता हो, तो ट्रांसलेटर के थ्रू वो काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह है कि ट्रांसलेटर्स बने। ट्रांसलेटर बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर है जो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोड लिखते हैं वो कन्वर्ट करते हैं लो लेवल मशीन में। फॉर एग्जांपल ये मशीन लैंग्वेज है, ये बाइनरी लैंग्वेज है और ये हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज है। तो एक सॉफ्टवेयर दरमियान में इन्वॉल्व होता है, जो हम कोड लिखते हैं वो सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर्स तो जनरल टर्म है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक लैंग्वेज की कोड को मशीन लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अ ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, जो एक लैंग्वेज से दूसरी में कन्वर्ट करे। इट टेक्स अ प्रोग्राम रिटन बाय अ प्रोग्रामर, क्या लेता है, ये इनपुट लेता है किस चीज़ को, प्रोग्राम जो प्रोग्रामर लिखता है, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड। और किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। इट डिस्कवर्स एंड आइडेंटिफाइज द एरर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, और सिर्फ कन्वर्ट भी करते हैं और साथ साथ अगर उसमें कोई गलतियाँ भी हो वो भी देखते हैं, ठीक है, वो भी आपको बताता है कि यहाँ पे आपसे गलती हुई है। पर्पस ऑफ ट्रांसलेटर, it translate high level language or assembly language program into a machine language program that the central processing unit can understand. It also detects error in the program. दो काम है इनके ट्रांसलेटर, एक तो हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज का कोड कन्वर्ट करते हैं लो लेवल में मशीन लैंग्वेज में, और दूसरा अगर आप उसके सिंटैक्स में जो लिखने में गलती करते हैं वो भी आपको बताते हैं कि कौन सी जगह में कोई गलती है।
टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर तो जनरल टर्म है, ठीक है। जिस तरह वो तस्वीर में आपने देखा कि एक ट्रांसलेटर था, ट्रांसलेटर का नाम क्या है, ठीक है, कोई नाम तो होगा। इसी तरह जो बनाए हैं डिफरेंट ट्रांसलेटर, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर एज फॉलो। 3 किस्म के ट्रांसलेटर्स हैं। सबसे जो पहले है वो है असेंबलर। जो सबसे पहला ट्रांसलेटर है असेंबलर, उसके नाम से भी पता चल रहा है कि इसका जो ताल्लुक है वो असेंबली के साथ है। असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। असेंबलर जो सॉफ्टवेयर है, असेंबलर ये जो ट्रांसलेटर है ये बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर है उसको क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये असेंबली लैंग्वेज के कमांड्स हैं, ठीक है, ये मूव, ये एल, ये कोई वैल्यूज़ में ट्रांसफ़र हो रही है। तो हर देखिए उनके पास टेबल होता है असेंबलर के पास, वो कन्वर्जन करते हैं हर उस कोड का मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये असेंबलर उस सॉफ्टवेयर का काम है कि वो इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करें। हमारा काम सिर्फ इतना होगा कि हम उस साइंटिस्ट के थ्रू लिखें जो असेंबली में हमें बताया गया है कि असेंबली में कोड इस साइंटिस्ट के थ्रू लिखना है। हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज जो है, अच्छा ये तो था जो असेंबलर है, ये असेंबली टू कन्वर्जन असेंबली टू मशीन लैंग्वेज। अब है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो एक नहीं है, वो ज़्यादा है, सी प्लस प्लस फला यानी बहुत ज़्यादा हैं, आप गिन भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो वो किस तरह कन्वर्ट होंगे मशीन कोड में। हाई लेवल लैंग्वेज कोड जो होगा, जो सोर्स कोड होगा, वो कन्वर्ट होगा मशीन लैंग्वेज में थ्रू कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं वो फिर मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड हैं, कुछ को कंपाइलर कहते हैं और कुछ को इंटरप्रेटर। इनकी जो ये डिवीज़न है ये उनके कन्वर्जन का जो प्रोसीजर है उसी के बुनियाद पे हैं। लेकिन इसी स्लाइड में सिर्फ आप ये आपको याद हो कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड जब कन्वर्ट होता है मशीन, या वो कंपाइलर करते हैं या इंटरप्रेटर करते हैं। सोर्स कोड, ठीक है, ये ज़हन में रखें कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड जब कन्वर्ट होता है तो या कंपाइलर उसको कन्वर्ट करते हैं या इंटरप्रेटर कन्वर्ट करते हैं। सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड इज़ जनरली अंडरस्टूड टू मीन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दैट आर क्रिएटेड बाय अ प्रोग्रामर विद अ टेक्स्ट एडिटर। हम जो सिंपल टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम आगे अब कोड लिखेंगे उसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये C++ का कोड है, सिंपल जो है ना इन स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, तो इसको सोर्स कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड दैट इज़ अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर एट द लोवेस्ट हार्डवेयर लेवल। ऑब्जेक्ट कोड इज़ यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाइलर। तो ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो कंपाइलर ही प्रोड्यूस करता है, यानी आपका जो सोर्स कोड होता है वो तो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। तो मैंने क्या कहा था कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड आगे कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर, तो कंपाइलर उसको मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड, उसको ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, मशीन कोड भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। सोर्स कोड, ठीक है, ये आपने सोर्स कोड लिखा, आगे ऑब्जेक्ट कंपाइलर इन्वॉल्व होता है, कंपाइलर आगे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब दोबारा पीछे आते हैं कंपाइलर, जो हमने पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में या कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कुछ लैंग्वेजेस है जो कंपाइलर बेस्ड है, यानी उनके लिए कंपाइलर यूज़ होता है, और कुछ के लिए इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फ़र्क है। कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज। इट ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एंड आल्सो रिपोर्ट द एरर इन सोर्स प्रोग्राम इनकाउंटर ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ये किस तरह करते हैं, ये कंप्लीट एट ए टाइम कंप्लीट सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं, उसमें अगर कोई एरर है वो भी रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद सोर्स कोड बनाते हैं। ये फॉर एग्जांपल सोर्स कोड है। अच्छा, इसका
क्या है कि आपके पास एक सोर्स कोड है, ठीक है, यानी आपने एक प्रोग्राम लिखा है कंप्लीट सोर्स कोड, तो कंपाइलर क्या करता है कि इस सारे सोर्स कोड को सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है, ये एज ए होल कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कोई एरर है, सिंटैक्स एरर है, तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा, आपको मैसेज देगा कि इसको ठीक कर दे, इसमें कोई एरर है। आप जब ठीक करते हैं कंप्लीट ही सिंटैक्स के लेवल पे ठीक होते हैं, तो फिर उसके बाद ये एज ए होल उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में या बाइनरी कोड में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोर्स कोड है, ये प्रोग्राम है, इसमें मैंने यहाँ पे साइंटिस्ट की गलती की है, उसका टेंशन नहीं है, साइंटिस्ट का आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ किस तरह लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाकी देखिए इसके साथ ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ होना था लेकिन मैंने गलती से नहीं किया, तो ये क्या करेगा, कंपाइलर एरर मैसेज देगा कि प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, कुछ भी कन्वर्ट नहीं करेगा। यानी ये ऊपर दो स्टेटमेंट ये तो ठीक है, लेकिन इनको भी कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले ये सिंटैक्स, पूरे प्रोग्राम का सिंटैक्स चेक करेगा, अगर कम्प्लीटली प्रोग्राम ठीक है उसके बाद फिर कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर का ये है कि वो एज ए होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। हाँ, अब जब उसको आप ठीक कर दें, दोबारा वो गलती रिमूव कर दें, फिर जो है कंपाइलर क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सोर्स कोड कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में, एंड लिंकर जो है उसको एग्जीक्यूटेबल बनाता है, ठीक है। जो सोर्स कोड होता है वो तो वो कोड होता है जो हम लिखते हैं, ठीक है, जो कमांड। आगे कंपाइलर क्या करते हैं, कंपाइलर ये लिंकर जो है ये बेसिकली एक ही सॉफ्टवेयर में होते हैं दोनों, ठीक है। तो जो हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जो जिसके लिए मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई है, हम इसको यूज़ करते हैं कोड ब्लॉक्स, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली कंपाइलर है, ठीक। उसमें ये कंपाइलर और लिंकर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। सोर्स कोड जो है कंपाइलर क्या करता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है, ठीक है। अब उसके एग्जीक्यूशन के लिए कुछ और चीज़ें भी चाहिए, जो लिंकर उसको क्या करते हैं, उसमें लिंकर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो हमारे हेडर्स फाइल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लिंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ मिलाते हैं, ठीक है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन, इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये जो अब करेंटली जिस सिस्टम पे ये कंपाइल हो रहा है, जिस सिस्टम के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल बन रहा है, वो सिस्टम कौन सा है, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी, विंडो है, लिनक्स है, मैक है, या वो सिस्टम कौन सा है, ठीक है, इंटेल बेस है या मोटोरोला बेस प्रोसेसर है, तो उसके लिए डिफरेंट जो है ना कंपाइलर डिफरेंट, इसीलिए तो हाई लेवल है, ठीक है। हमने सिर्फ कोड लिखा, हमें मशीन का जो है आगे जो कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर पर रन होना है, उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि वो लिंकर जो है ना उसी वक्त डिसाइड करेगा, जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा उस वक्त डिसाइड करेगा कि कौन सा जो है सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के मुताबिक कन्वर्ट करेगा, फिर उस पर वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर विंडो सिस्टम पे आप ये कंपाइल कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होगा वो बनेगा विंडोज़ के लिए। अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप उठाएं, कहीं पे भी आप एग्जीक्यूट करें, जितने भी गेम्स आप डाउनलोड करते हैं या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वो आखिर में लिखता है .exe, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं। वो आप उसके लिए फिर आपको कंपाइलर की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कंपाइलर की ज़रूरत ही सिर्फ इस जो आपने कोड लिखा इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना था ऑब्जेक्ट कोड में, फिर उसको रन करने के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए जो लिंकर ने इसको प्रोवाइड की। आगे कंप्लीट इसी इन्वायरमेंट की, जिस इन्वायरमेंट पे ये कंपाइल हो गया, उसके लिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया, ठीक है। मैंने कहा इसी इन्वायरमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये विंडोज़ पे हो गया, तो जितने भी विंडोज़ बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, जो विंडो इंस्टॉल हो जिन पे, उस पे चलेगा, लेकिन ये लिनक्स पे या मैक पे नहीं चलेगा, ठीक है। और हमने कहा था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ठीक है, कम्प्लीटली तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हम तो इसको मैक के लिए भी बनाते हैं, उसमें यह है कि हमारा सोर्स कोड चेंज नहीं होगा, सोर्स कोड वही होगा। हमने जाके मैक इसी सोर्स कोड को कॉपी करके मैक में जो इंस्टॉल होगा, मैक के लिए जो कंपाइलर होगा वो डिफरेंट होगा, उसमें कॉपी करना है, ठीक है। उसके कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट कोड में
कन्वर्ट करना है और उसके लिंक करने यहाँ पे विंडोज़ वाले जो इन्फॉर्मेशन इसने उठाई वहाँ पे उस वाले उठाएंगा जो मैक वाले हैं। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट इस तरह हुआ, जो हमारा सोर्स कोड वहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ, जो कंपाइलर था वो चेंज हो गया। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक इशू है कि आपने वहाँ पे अलग कंपाइल करना है। तो इस प्रॉब्लम को फिर रिमूव करने के लिए एक और मैकेनिज्म उन्होंने यूज़ किया, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज़ अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। Interpreter translate line by line and report the error once it encounter during the translation process. It directly executes. It directly execute. Compiler directly instruction को execute नहीं करता था, पहले सारे चेक करता था, फिर एज ए होल कन्वर्ट करता था, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बन के एग्जीक्यूट होता था। ये डायरेक्टली हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। The operation specified in the source program when the input is given by the user, it gives better error diagnostic than a compiler. अच्छा, इसका जो आप प्रोग्राम देखे, ये जो प्रोग्राम था अगर ये इंटरप्रेटर के थ्रू फॉर एग्जांपल वैसे C++ कंपाइलर यूज़ करते हैं, फिर क्या होगा, आउटपुट आएगा। इस फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या रहा है, हेलो, दूसरे का आ रहा है वर्ड, तीसरे स्टेटमेंट पे जब आएगा तो एरर देगा। कंपाइलर किस तरह काम करता था कि इस पूरे प्रोग्राम को पहले चेक करना था, वेरीफाई करना था कि कहीं पे सिंटैक्स एरर तो नहीं है, फिर एज ए होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता था ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल में। इंटरप्रेटर इस तरह नहीं करता, वो क्या करता है कि लाइन बाय एक लाइन चेक, ठीक है, उसको रन किया, दूसरा लाइन चेक, उसको रन किया, जहाँ पे एरर आया फिर आपको मैसेज भी आया कि इसमें कोई एरर है। तो इंटरप्रेटर जो है इसका सिर्फ नुकसान ये है, एग्जीक्यूटेबल जो कंपाइलर था उसमें आपने अपने सिस्टम में कंपाइलर इंस्टॉल किया, एक प्रोग्राम लिखा, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाया, फिर उस एग्जीक्यूटेबल आप कॉपी करें यूएसबी में, किसी और सिस्टम में कॉपी करें जिसमें कंपाइलर भी ना हो, वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इंटरप्रेटर जो होगा वो हर दफ़ा जहाँ पे भी एग्जीक्यूट होना है वहाँ उसी सिस्टम में इंटरप्रेटर का होना लाजमी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कुछ, कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये आप लोग खुद देखें कि कंपाइलर, और थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करें कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको आप थोड़ा सा और से देखें, और उसके बाद है द एंड। तो आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया। ये बहुत कुछ बेसिक्स थे, क्योंकि ये बेसिक्स भी आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमने कुछ और चीज़ें पढ़नी हैं जो प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है।